Hello everyone, very warm welcome to BioVerse Life Sciences। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम लोग हार्डी बीनवर्ग प्रिंसिपल के बारे में। इस प्रिंसिपल की पूरी डिटेल हम लोग करेंगे, 1, 2, 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये उस लेक्चर का पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हार्डी बीनवर्ग प्रिंसिपल। The Hardy-Weinberg theorem characterizes the distributions of genotype frequencies in populations that are not evolving। सबसे important point जो हार्डी-बीनवर्ग प्रिंसिपल का है वो ये है कि ये जो हार्डी-बीनवर्ग का थ्योरम है ये उन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज पे अप्लाई होता है जिनमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा होता, जो कि इवॉल्विंग पॉपुलेशंस नहीं होती। ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हार्डी-बीनवर्ग प्रिंसिपल का है। इवोल्यूशन मतलब कि चेंजेस, और ऐसी पॉपुलेशन को इन्होंने सेलेक्ट किया था जिसमें कि कोई भी इवोल्यूशन या कोई भी चेंजेस नहीं हुए, और ऐसी एक आइडियल पॉपुलेशन को लेके इन्होंने अपनी थ्योरम को दिया। एंड इज दस द फंडामेंटल नल मॉडल फॉर पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसको हम फंडामेंटल नल मॉडल भी बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। द हार्डी-बीनवर्ग थ्योरम डील्स विद मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये जो हार्डी-बीनवर्ग का प्रिंसिपल है, जो हार्डी-बीनवर्ग का थ्योरम है, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स पर ही बेस्ड है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स। और ये जो थ्योरम है मेंडेलियन जेनेटिक्स के जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये उनको सेलेक्ट करके लिया गया है और उन्हीं पर अप्लाई होता है। अगला पॉइंट है हमारा, इफ देयर आर 2 एलील्स इन अ पॉपुलेशन एट लोकस ए एंड ए। अगर हम इसको एक को कैपिटल ए लेते हैं, एक को स्मॉल ए लेते हैं, तो ये 2 एलील्स जो कि मेंडल ने जिनको एलील जो सर्च करके दिए थे, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स पर ही बेस्ड है। तो उन्होंने इन्हीं एलील्स को लिया, एक को कैपिटल ए, एक को स्मॉल ए, या इसको एक को पी या एक को क्यू भी लेकर इन्होंने डिस्क्राइब किया। The possible genotypes in the populations are AA, capital A small a and small a small a। हम कहते हैं कि अगर 2 एलील लेते हैं, अगर एक को कैपिटल ए और एक को स्मॉल ए लेते हैं, तो इनसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एक इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है कि ये कैपिटल ए रहे और या कैपिटल ए रहे, या एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए रहे, या अगला कॉम्बिनेशन बन सकता है कि स्मॉल ए रहे। अब इन 2 एलील्स के साथ में अगर हम कोई इसके अलावा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन, तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं हार्डी-बीनवर्ग इक्विलिब्रियम के। द कॉन्क्लूजन्स ऑफ द हार्डी-बीनवर्ग थ्योरम। हार्डी-बीनवर्ग के जो कॉन्क्लूजन्स थे, या हम कह सकते हैं कि जिन पे बेस्ड था, जिनके आधार पर हार्डी-बीनवर्ग का थ्योरम दिया गया, वो कुछ पॉइंट्स थे। चलिए उन पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला पॉइंट था, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट एक्टिंग ऑन द लोकस। इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है उस पर कोई भी नेचुरल सिलेक्शन वर्क नहीं कर रहा। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू नेचर सेलेक्ट करती है मोस्ट फिट ऑर्गेनिज्म को, जो सरवाइव करने के लिए फिट होता है और आगे जाने के लिए उसमें इतनी क्षमताएं होती हैं कि वो पॉपुलेशन को आगे लेकर जा सकता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और इसमें देखा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट होगा वही आगे जाएगा और वही उस जनरेशन में रहेगा। जो फिट नहीं होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका डिके हो जाएगा। लेकिन जो पॉपुलेशन जो हार्डी-बीनवर्ग ने सेलेक्ट की थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, और उन्होंने साफ उस आइडियल पॉपुलेशन में कहा था कि उस पर कोई भी नेचुरल सिलेक्शन वर्क नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट था इनका, नाइदर म्यूटेशन नॉर माइग्रेशन इन पॉपुलेशन।
मतलब कि पॉपुलेशन ऐसी थी जिसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं था और न ही कोई माइग्रेशन था। ये जो माइग्रेशन है इसको हम नेचुरल सिलेक्शन का ही एक पार्ट ले सकते हैं। एक प्रोसेस होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें कि इंडिविजुअल्स एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं या उनमें किसी भी तरीके की कोई भी हार्म हो सकता है उनमें, जैसे कि दो इफेक्ट देखे जाते हैं, बोटलनेक इफेक्ट है। तो इन इफेक्ट्स का ये फर्क होता है कि अगर ये वर्क करते हैं किसी पॉपुलेशन पे तो ये उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, कोई हार्मफुल एलील को फिक्स कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। लेकिन जो पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग ने ली उसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं था, ताकि कोई भी चेंजेस ना हो सकते। जैसे कि हम जानते हैं इन्होंने आइडियल पॉपुलेशन लिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, तो उन्होंने उन सारे फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया जो कि पॉपुलेशन में किसी भी तरह से चेंज करा सकते थे। उसी का इन्होंने एक पॉइंट लिया कि उसमें ना तो म्यूटेशन होगा और ना ही माइग्रेशन होगा, ताकि कोई भी चेंजेस नहीं हो सकें। तीसरा पॉइंट था इनका पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट। इन्होंने बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन को कंसीडर किया। अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी, कोई भी छोटी सी पॉपुलेशन होगी, तो इसमें जो चेंजेस होंगे वो हमें इजीली विजिबल होगा, हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ इनमें कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन को कंसीडर किया अपनी थ्योरम के लिए, और कह सकते हैं कि इन्होंने इसका साइज इनफाइनाइट लिया। तो अगर बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है तो इसमें अगर स्लाइट चेंजेस होते भी हैं तो वो चेंजेस पता नहीं चलते हैं, वो चेंजेस इतने ज़्यादा सामने उभर के नहीं आते कि हम उनको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें। इसीलिए इनका जो तीसरा पॉइंट था वो था कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो इनफाइनाइट है, बहुत ही लार्ज साइज का पॉपुलेशन है। अगला पॉइंट जो इन्होंने लिया वो था इनका रैंडम मेटिंग। जो मेटिंग है वो रैंडम होनी चाहिए। और इनका लास्ट जो पॉइंट था नो म्यूटेशन, मतलब कि कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कंक्लूजन्स थे हार्डी विनबर्ग थ्योरम के, या कह सकते हैं कि इन्होंने जो पॉइंट सेलेक्ट किए थे जिनकी बेस पे इन्होंने अपनी थ्योरम दी थी। तो अब उन पॉइंट्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। जो हार्डी विनबर्ग ने लॉ दिया था वो ये था p² प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। जो p² था वो फ्रीक्वेंसी थी होमोजाइगोट्स की, जो 2pq था वो फ्रीक्वेंसी ली इन्होंने हेटेरोजाइगोट्स की, और जो q² था इन्होंने इसको होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी ले ली। जो होमोजाइगस होते हैं ये होते हैं कि कोई भी एलील अगर सेम के साथ में पेयर बनाता है, अगर ये ए है, कैपिटल ए, या ये स्मॉल ए है, तो ये होंगे होमोजाइगस। लेकिन अगर यहीं पे एक कैपिटल ए एलील है और दूसरा स्मॉल ए एलील है, तो ये हमारे बनेंगे जाके हेटेरोजाइगस। और यहीं पे केस आता है डोमिनेंट का और रिसेसिव का। डोमिनेंट वो होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं जाके, और जो स्मॉल होते हैं हमको कैपिटल स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इनकी थ्योरम में कैपिटल ए एंड स्मॉल ए की जगह पे पी एंड क्यू का यूज किया गया। तो ये जो कॉन्क्लूजन्स थे हार्डी विनबर्ग थ्योरम के, अभी हम लोग इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या कॉन्क्लूजन्स थे और क्या मतलब था हर एक कॉन्क्लूजन का। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट एक्टिंग ऑन द लोकस इन क्वेश्चन। जो भी नेचुरल सिलेक्शन है वो वर्क नहीं करेगा किसी भी, जो हम पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो ऐसे जिनमें कि नेचुरल सिलेक्शन वर्क ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर नो कंसिस्टेंट डिफरेंसेस इन प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन अमंग जीनोटाइप्स। कि कोई भी चेंजेस कंसिस्टेंट डिफरेंसेस नहीं आते हैं। मतलब अगर जब नेचुरल सिलेक्शन ही वर्क नहीं करेगा तो उस पॉपुलेशन में चेंजेस का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा या जो लोअर लेवल पे है उसका भी सर्वाइवल होगा। इन सब चीज़ों से इन्होंने कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखा। इनका जो नॉर्मल था थ्योरम उसमें नेचुरल सिलेक्शन का कोई भी रोल ही नहीं था,
ताकि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होते हैं वो वही आगे जाके रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं प्रोजेनी का, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिया अपनी पॉपुलेशन में। दूसरा पॉइंट है हमारा नाइदर म्यूटेशन द ओरिजिन ऑफ न्यू एलील्स। म्यूटेशन क्या होता है? जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन की प्रोसेस का जो एक कह सकते हैं हम इनिशियल पॉइंट जो होता है वो म्यूटेशन होता है। अगर कोई भी म्यूटेशन होगा तो आगे एलील्स में चेंज होंगे और फिर वो धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। तो इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन में चेंजेस नहीं करने हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर म्यूटेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगला पॉइंट था इनका नॉर माइग्रेशन, मतलब कि माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो जीन का फ्लो होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो ऑब्वियसली चेंजेस होंगे। अगर यहाँ से कोई कुछ जा रहा है तो जहाँ पहुँचेगा वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और जहाँ से आएगा वहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी पॉपुलेशन है हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम में, उसमें ना म्यूटेशन होगा और ना ही किसी भी प्रकार का माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन होता है द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर जीन्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का जाना या वहां से वापस आना। नेक्स्ट पॉइंट था इनका पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट। इन्होंने बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन ली ताकि जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर कोई स्लाइड चेंज होता है तो बड़ी सी अगर पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है इनफाइनाइट साइज की, तो उसमें चेंजेस इजीली पता नहीं चलेंगे। विच मीन्स दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नॉट कॉजिंग रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एलील की फ्रीक्वेंसीज को, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे जीनोटाइप्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ये पॉपुलेशन आइडियल कंडीशन में है तो वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि स्मॉल पॉपुलेशन पे वर्क करती है। लेकिन हम ऑलरेडी इस पॉपुलेशन का साइज इनफाइनाइट ले सकते हैं, तो फिर यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट भी वर्क नहीं करेगा। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो एलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज करता है ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ऑफ कोर्स ऑल नेचुरल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट। जितनी भी नेचुरल पॉपुलेशंस होती हैं वो फाइनाइट होती हैं कि उनकी पर्टिकुलर कोई कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि कोई भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि एक पॉइंट पे आके वो पॉपुलेशन सैचुरेट हो जाती है। इसको हम कैरिंग कैपेसिटी लेते हैं, इसको हम के से डिनोट कर सकते हैं। जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उस कैरिंग कैपेसिटी पे उससे ज़्यादा पॉपुलेशन, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को लिया नहीं जा सकता। यही मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी का। और यहाँ पे बताया गया ऑल नेचुरल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट, मतलब जितनी भी नेचुरल पॉपुलेशंस होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे जाके सैचुरेट हो जाएंगी। सैचुरेट होने का मतलब है कि फिर वो आगे, उसके आगे और ज़्यादा इंडिविजुअल्स को अपनी पॉपुलेशन में ऐड नहीं कर सकती। एंड दस सब्जेक्ट टू ड्रिफ्ट, और यहीं पे ड्रिफ्ट आता है उनमें, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि या तो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं या शिफ्टिंग हो उनमें, तभी वो दूसरे को ऐड कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन में। बट वी एक्सपेक्ट द इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट टू बी मोर प्रोनाउंस्ड इन स्मॉल देन इन लार्ज पॉपुलेशंस। इस लाइन में ये कहना ये चाहते हैं कि जो हम चेंजेस को एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी चेंजेस होंगे पॉपुलेशन में, तो ये है कि अगर पॉपुलेशन तो उसमें चेंजेस बहुत स्लाइट होंगे, बहुत माइन्यूट होंगे और हम उनको इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन अगर छोटी सी पॉपुलेशन है तो उसमें कोई भी चेंज होगा उसमें पता नहीं चलेगा, उसमें बहुत जल्दी पता चलेगा कि जो छोटी पॉपुलेशन है अगर वो भी चेंज होती है तो वो तुरंत पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। लेकिन अगर बहुत सी पॉपुलेशन है तो उसमें इजीली आपको पता नहीं चल सकता। एक एनालॉजी ले सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर खर्च करते हैं तो आपको इजीली पता नहीं चलेगा हाँ कहाँ खर्च कर दिया।
लेकिन अगर आप 2 रुपए 3 रुपए लेके बैठे हैं तो अगर आप कहीं पे भी खर्च करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हाँ कुछ माइग्रेशन, कुछ ड्रिफ्ट हुआ है। यही एनालॉजी लेके हम चलते हैं। इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन मेट रैंडमली। रैंडम मेटिंग होती है, कोई भी इनकी सेलेक्टेड मेटिंग नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू द लोकस इन क्वेश्चन। जो मेटिंग रहेगी वो हमेशा रैंडम मेटिंग को इन्होंने कंसिडर किया हार्डी विनबर्ग ने। जो इनका फॉर्मूला इन्होंने दिया वो था पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। जो p लिया इन्होंने डोमिनेंट एलील के लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए लिया और वो थी पी स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी। हेट्रोजाइगस के लिए इन्होंने लिया 2pq एंड वही होमोजाइगस रिसेसिव के लिए दैट इज कैप स्मॉल ए के लिए इन्होंने क्यू स्क्वायर को लिया। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है कि जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज हैं इनका जब सम होता है तो ये इज इक्वल टू 1 आता है। जो एलील की फ्रीक्वेंसीज होंगी दैट इज जो p प्लस क्यू होगा इसका सम हमेशा ही 1 रहेगा। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर तो इसका भी सम हमेशा ही 1 रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगले सेशन में इस जो कंप्लीट है हमारा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इसकी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो CSIR से आए हुए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच।